टुडे टॉपिक इज CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि इसी नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं क्लाउड फ्रंट। इसी को कॉल करा जाता है क्लाउड फ्रंट। यानी कि हमें, आपको पता है कि लाइक यहाँ पर क्या होता है कि क्लाउड फ्रंट के अंदर दो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होती है एज रीजन्स और दूसरा होता है एज लोकेशंस। इन AWS में 200 प्लस एज लोकेशंस है हमारे पास। इज इट 200 प्लस एज लोकेशन इज अवेलेबल ऑन दैट? हेलो हेलो, यस मैम। मैम मैं बिजी हूँ, बात 2-3 मिनट। तो एज लोकेशंस हमारे पास 200 प्लस होती हैं और एज रीजन्स जो हैं AWS के अंदर वो 14 प्लस है। नाउ एज रीजन्स मैनेज द एज लोकेशंस। जो भी हमारी एज रीजन्स हैं वो एज लोकेशंस को मैनेज करती है। अब CDNs हम बनाते क्यों हैं, किस पैरामीटर्स के अंदर बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको जीमेल का। जीमेल का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दो यूज़र्स हैं। एक यूज़र इज़ अवेलेबल इन इंडिया, गाइस जिसे बात करनी है वो बाहर जा सकता है। हाँ, और एक यूज़र है हमारे पास लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये दो यूज़र्स हैं, दोनों अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल हैं। वन इज़ अवेलेबल इन इंडिया एंड अनदर इज़ अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया लोकेशन। दोनों यूज़र्स क्या करते हैं, मेल करते हैं एक दूसरे को, लाइक इज यूज़र 1 एंड इट्स ए यूज़र 2। सेम एज हमारे पास एक और यूज़र अवेलेबल है जिसकी लोकेशन है US। एक और यूज़र इज अवेलेबल, दिस यूज़र इज अवेलेबल इन US लोकेशन एंड नाउ इट्स अ यूज़र 3। ये तीनों यूज़र सर्च करते हैं www.gmail.com एंड एक दूसरे को ये लोग क्या करते हैं, मेल सेंड करना चाहते हैं। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, आप में से कोई इंडिया में है, कोई US के अंदर है, कोई ऑस्ट्रेलिया लोकेशन पे है, और आप सभी लोग क्या करते हैं, जीमेल की सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं। यानी कि आप यूज़र 1 यूज़र 2 को मेल करना चाहता है, यूज़र 2 यूज़र 3 को मेल करना चाहता है। नाउ कि US का जो डेटा सेंटर है, यानी कि जो जीमेल का डेटा सेंटर है, इट्स अवेलेबल इन US लोकेशन। ये डेटा सेंटर भी आपका पर्टिकुलर US लोकेशन पर ही अवेलेबल है। यानी कि सारी की सारी जो मेल्स हैं वो इस लोकेशन पे आके सेव होती है। ऑल डेटा सेंटर यानी कि सारी के सारी मेल इसी लोकेशन पे। लाइक अब US यूज़र 3 जब भी अपनी मेल एक्सेस करता है तो उसकी रिक्वेस्ट US टू US में, यानी कि दोनों कहाँ पर है, सेम ही लोकेशन पर है। गॉट इट नाउ कि इसकी जो रिक्वेस्ट है वो विद इन 5 सेकेंड्स में रिजॉल्व हो जाती है। इसकी जो रिक्वेस्ट है वो विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर इसको मेल एक्सेस हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंडिया वाला अगर जीमेल को मेल करता है या ऑस्ट्रेलिया वाला करता है तो उसका जो मेल रिजॉल्व होने में टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाला या इंडिया वाला कोई भी अगर मेल एक्सेस करता है तो इनको अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम लगता है 30 सेकेंड्स लगता है। यानी कि कितना डिले आ रहा है, 25 सेकेंड्स का डिले आ रहा है। एज लोकेशंस में यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स में हमें सबसे पहले क्या है, लेटेंसी को कंट्रोल करना है। यानी कि अपने डिले को कैसे कंट्रोल करें कि अगर US वाला भी 5 सेकंड में एक्सेस कर रहा है तो हम चाहते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला भी हमारी सर्विसेज को विद इन 5 सेकेंड्स में करे। तो अगर इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, बताइए, हाउ टू सॉल्व।
आपने इतना पढ़ा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि लेटेंसी को कंट्रोल करना है तो उसको आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे। कोई बताएगा आउटपुट आंसर? सर एक डेटा सेंटर जो है वो उसी के पास यानी कि हमारा एक यूएस में डेटा सेंटर है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड से आना चाहिए कि सर वी हैव क्रिएट इन, कि हम इंडिया में भी एक डेटा सेंटर बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक डेटा सेंटर बनाते हैं। एक यूजर को 15 GB स्टोरेज मिला हुआ है फॉर एग्जांपल, 200+ कंट्रीज हैं, हर कंट्री में हम एक एक डेटा सेंटर बनाए। आपके अकॉर्डिंग हर कंट्री में एक डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा लेटेंसी को कंट्रोल। अब आपकी यूजर की रेप्लिकेशन तो 200 जगह रेप्लिकेट होगी, यानी कि एक मेल 200 जगह सेव होगी, यानी कि एक मेल 200 जगह स्पेस यूटिलाइज करेगी। एक मेल का स्पेस अगर 1 GB है तो यानी कि 200 GB एक यूजर के लिए स्टोरेज हम दे रहे हैं एक सिंगल मेल के लिए। तो ये क्या सही है? दूसरा, वो फिर रेप्लिकेट 200 डेटा सेंटर्स में जाने में कितना टाइम लेगी? अब मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया करनी है, तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया में जाके आपकी मेल सेव होगी, फिर उस डेटा सेंटर से इंडिया के डेटा सेंटर्स में जाएगी, फिर इंडिया के डेटा सेंटर से आपके सिस्टम पे एक्सेस होगी। तो ये तो और भी लेंथी प्रोसेस बन गया ना हमारा। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? ये टॉपिक मैंने आपको दिया था कि क्लाउड फ्रंट में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। सेंट्रलाइज तो भी बना हुआ है, सेंट्रलाइज तो मैंने बना दिया ना कि अगर मेरा है तो लेटेंसी को हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो गैस देखिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ हेमा बताइए अब आप। बिल्कुल सही बोला है कि इसी प्रोसेस को डिलीवर्ड यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए एज रीजन और एज लोकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। एज लोकेशन यानी कि आप अगर सर्च करेंगे तो हर जगह की एज लोकेशन है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ AWS EDG एज LOCATION लोकेशन इन WORLD वर्ल्ड वाइड, सो दिस इज कॉल्ड द एज लोकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड। ये सारी एज लोकेशंस हैं AWS की। एज रीजन्स भी हैं, एज लोकेशंस भी हैं। इसी तरीके से गूगल की, याहू की, फेसबुक की, हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की और अदर कैंडिडेट्स की आपकी क्या है हमारे पास एज लोकेशंस है। तो एज लोकेशंस आर द पार्ट ऑफ द अमेजोन क्लाउड फ्रंट इन ग्लोबल नेटवर्क। यानी कि हम एक इस टाइप्स का नेटवर्क बना रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि डेटा सेंटर हमारा एक ही रहेगा, यानी कि कोई भी किसी भी कंट्री से मेल करेगा तो मेल एक ही लोकेशन पे जाके सेव होगी, जो कि सेंट्रल पॉइंट है। यानी कि हमें हर कंट्री में डेटाबेस या डेटा सेंटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी हैव क्रिएट अ रीजन, या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ रीजन, हम यहाँ पे एक रीजन क्रिएट कर देंगे और रीजन के बाद हर कंट्री वाइज वी हैव क्रिएट अ मल्टीपल एज लोकेशंस। तो दिस इज कॉल्ड कि एक कंट्री में एक से ज़्यादा एज लोकेशंस हो सकती है। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड द एज रीजन, जो मल्टीपल कंट्रीज को मेंटेन करता है। लाइक कि मैंने एशिया बना दिया, तो एशिया एक रीजन हो गया। अब उसके अंदर कौन कौन सी मेरी कंट्रीज आ रही हैं, उन सबको उस रीजन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब हम एशिया की बात करते थे, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज एक साथ कवर हो जाती हैं। अब ये मैंने एक बना दिया लाइक अ AGE एज लोकेशन। अब एज लोकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब जब भी जीमेल वाला सर्च करेगा तो फर्स्ट टाइम तो 30 सेकंड ही लगेगा। समटाइम्स आप देखते हो कि अगर आप अपनी कोई ईमेल आईडी लॉगिन करते हो, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो या 6 महीने के बाद या साल भर के बाद आप किसी भी ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो उसको लॉगिन होने में 30 to 40 सेकेंड्स लग जाते हैं। और उसके बाद जब आप दोबारा लॉगिन करते हो तो विद इन 3 to 5 सेकेंड्स में वो चीज़ें आपकी एक्सेस हो जाती है। यानी कि फर्स्ट टाइम जितना टाइम लग रहा है, सेकेंड टाइम में उतना टाइम
नहीं लगता। उसका रीज़न क्या है कि अगर यहाँ पर यूज़र 1 ने कोई भी सर्च करा तो सबसे पहले वो जो रिक्वेस्ट है वो उसके नियरेस्ट एज लोकेशन पे जाएगी, दैट इज अ एज लोकेशन। वो उसके नियरेस्ट एज लोकेशन पे वो यहाँ पे सर्च करेगा कि क्या यूज़र 1 का डेटाबेस यहाँ पर है या नहीं है। अगर वो डेटाबेस यहाँ पर नहीं है तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को उसके नियरेस्ट एज लोकेशन पे भेज देगा। लोकेशन का मतलब है एज रीजन, सॉरी दिस इज कॉल्ड अ रीजन। ये रीजन है और ये लोकेशन है। वो क्या भेज देगा, एज रीजन पे भेजेगा। वो देखेगा यूजर 1 का डेटाबेस यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या करेगा, वो जो रिक्वेस्ट है आपकी, वो रिक्वेस्ट सीधा आपके पास कहाँ पे चली जाएगी, डेटा सेंटर पे। जब डेटा सेंटर में सर्च करेगा तो बोलेगा कि यूजर 1 का अकाउंट मेरे पास बना हुआ है, लाइक user1@gmail.com। अब डेटा सेंटर क्या करेगा, डेटा सेंटर वहां से रिप्लाई बैक करेगा। जब वो रिप्लाई देगा तो उसके अकाउंट की पूरी एक कॉपी तो यहाँ पे क्लोन हो जाएगी और एक कॉपी इस लोकेशन पे क्लोन हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब यूजर 1 को अगर अपना अकाउंट एक्सेस करना है तो यूजर 1 को अगर अपना अकाउंट एक्सेस करना है तो अब नेक्स्ट टाइम उसकी जो रिक्वेस्ट है वो यूएस में नहीं जाएगी, क्योंकि उसके डेटा की पूरी कॉपी कहाँ पर बन चुकी है, एज लोकेशन में। अब उसको जो भी सर्विस एक्सेस होगी वो इसी लोकेशन से एक्सेस हो जाएगी विद इन 5 सेकेंड्स। सो एज लोकेशन यूज अ टेम्परेरी वर्चुअल सर्वर्स, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी सर्वर्स, जो कि आपके डेटा को स्टोर करके रखती हैं 24 आवर टू 365 डेज, यानी कि 1 से लेकर 365 दिन तक के बीच में आप अपना डेटा को ये स्टोर करते हैं। अगर इस पीरियड में अगर आप अपना डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहां से आपके डेटा को क्या कर देगा, इरेज कर देगा, यानी कि चीज़ों को क्या करता रहेगा, फ्लश करता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कैशे, कि कैशे मेरे पास सेव हो जाती है। आप देखते हैं ना कि आप जब ब्राउज़र पे ज़्यादा हिस्ट्री सर्च करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी हिस्ट्री बन जाती है, बट आप वहाँ पे एक टाइम सेट कर देते हो कि 1 मंथ के बाद वो ऑटो क्लीन करता रहे पुरानी हिस्ट्री को, आता है ना ऑप्शन, या लाइफ टाइम की हिस्ट्री क्लीन करनी है। तो उसी तरीके से एज लोकेशन भी क्या करता है, वो भी यही काम करता है कि वहाँ पे जो हम टाइम पीरियड सेट करेंगे उस टाइम पीरियड के बाद वो उस कैशे को ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा, क्लीन करता रहेगा। अब सपोज करो यूज़र 1 ने 6 महीने तक डेटा यूज़ नहीं करा तो उसका डेटाबेस यहाँ से इरेज कर देगा। यहाँ हमने डाल रखा है 9 मंथ का। अब क्या यूज़र की अगर विद इन 9 मंथ भी रिक्वेस्ट नहीं आई, यानी कि आफ्टर 6 मंथ के बाद ही रिक्वेस्ट आ गई, तो यहाँ पर तो नहीं है, बट वो यहाँ से डेटा को क्या कर लेगा, फैच कर लेगा। अब इन केस कि उसने अगर 7, 8 मंथ 9 मंथ तक भी अगर अपनी ईमेल आईडी एक्सेस नहीं करी तो क्या करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से लोकेशन को क्या कर देगा, डेटा को इरेज कर देगा। और डेटा कहाँ पे पड़ा रहेगा, प्राइमरी डेटा सेंटर में। अब कोई वो साल भर बाद 1.5 साल के बाद अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करता है तो उसका डेटा अब यहाँ से रिट्रीव होकर दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर हमें ये वाली लैब करनी है तो यहाँ पर हम S3 लेके चल रहे हैं अपने डेटा सेंटर को। तो S3 स्टोरेज भी आप क्रिएटिंग जो कि हमारा एक डेटा सेंटर की तरह बनेगा। देन वी हैव क्रिएट अ एज लोकेशन, और फिर हम अपने एज लोकेशन, इसमें ये भी प्लस पॉइंट है कि अगर मैं किसी कंट्री को ब्लॉक करना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर कंट्री पे डेटा एक्सेस नहीं हो तो वो भी एक्सेस नहीं होगा, तो आप अपनी कंट्रीज़ को भी ब्लॉक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंट्रीज़ में आपकी चीज़ें एक्सेस हो। जैसे चाइना ने गूगल को ब्लॉक करा हुआ है, सो हम अपने अकॉर्डिंग्स अपनी उन चीज़ों को ब्लॉक भी कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा डेटा एक्सेस होगा और किस लोकेशन पर हमारा डेटा एक्सेस नहीं होगा। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर, सो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आई एम जस्ट लॉग इन विद द क्लाउड पैनल एंड क्लिक ऑन S3 and create a S3 storage first. Create a bucket and give the name like ICCP SS data center 1। तो पहला एक डेटा सेंटर्स मैंने बनाया ICCP SS data center 1 मैंने क्रिएट कर रहा हूँ। एंड ACL इनेबल ऑब्जेक्ट राइटर्स की परमिशंस मैं सारी चीज़ें दे देता हूँ। अनचेक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस एंड वर्जनिंग वगैरह कोई इनेबल मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। तो दिस इज ICCP डेटा सेंटर 1, देन क्रिएट अ बकेट। मुझे अगर इस डेटा सेंटर का बैकअप बनाना है तो हम क्रिएट अ 1 मोर बकेट। उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हो। तो वो दूसरा आपका डेटा सेंटर बन जाएगा जो हम S3 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइक डेटा सेंटर 2, ऑब्जेक्ट राइटर्स, अनचेक
and create a bucket. So now guys, I'm just created two storages, ICCP data centers 1 or ICCP data centers 2. After that guys, it's simply कि I'm just come to the cloud front. Inside the cloud front हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो 24 आवर्स का रहता है, जो कि टाइमिंग में से इनेबल द एक्सीलेटर रिलायबल एंड सिक्योर कंटेंट डिलीवर फॉर द अमेजोन S3 बकेट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर API गेटवेज एंड मोर इन 5 मिनट्स और लेस. सो काफ़ी जल्दी 1 TB ऑफ डेटा ट्रांसफ़र आउट, तो काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है. टारगेट 10 TB इन अ मंथ फॉर 0.85 पर डॉलर के हिसाब से है. अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय करते हैं तो उसके चार्जेस इस तरीके से आपके लगेंगे पर डॉलर्स आपके पर रिक्वेस्ट की 10,000 रिक्वेस्ट का 0.0075 लगेगा कि 10,000 रिक्वेस्ट आपकी एक्सेस आ रही है या कितना आ रहा है. तो वो पूरा का पूरा इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको. नाउ द क्रिएट अ क्लाउड फ्रंट लाइक का डिस्ट्रीब्यूशन नेम. सो लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले नाम दे दिया ICCP SS. डिस्क्रिप्शन माई CDN. अब यहाँ पे कि मल्टी टेंडेंट या सिंगल वेबसाइट और ऐप, तो हम सिंगल वेबसाइट और ऐप कर लेते हैं. यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है कि ऑप्शनल है डोमेन, यानी कि आप अगर अपनी रिसोर्सेज को डोमेन के थ्रू एक्सेस कराना चाहते हैं. क्लियर. तो आप डोमेन नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आप इसके कंटेंट डिलीवरी इसके नाम से नहीं, आप चाहते हैं कि आपका ICCP.com या google.com या yahoo.com इस तरीके से आपकी चीज़ें एक्सेस हों, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं. तो आप वेबसाइट्स के लिए भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे वो बता भी रहा है कि यूज़ ऑन कस्टम डोमेन इन फ्री HTTPS टू प्रोवाइड द सिक्योर फ्रेंडली URL फॉर योर ऐप. यू कैन ऐड द कस्टम डोमेन लेटर इफ़ यू डू नॉट हैव अ रूट 53. तो यहाँ पे वही अगेन रूट 53 का कॉन्सेप्ट आएगा, डोमेन बाय करना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ रहा है कि अमेजोन S3 हम ले रहे हैं या इलास्टिक लोड बैलेंसर या API गेटवे या VPC, तो वी कैन यूज़ द अमेजोन S3. नाउ सिलेक्ट द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब है कि आपका जो प्राइमरी डेटा सेंटर्स है वो डेटा आपका रखा कहाँ पर है, यानी कि सोर्स, यानी कि आपका सोर्स, यानी कि आपका डेटा कहाँ है. सो ब्राउज एंड सेलेक्ट के हमारे पास जो है हम ले लेते हैं डेटा सेंटर 1. अब ये पूछ रहा है कि ओरिजिन पाथ ऑप्शनल है, या तो ऑटोमेटिकली बना भी देगा, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. अब यहाँ पे आ रहा है अलाउ द प्राइवेट S3 बकेट एक्सेस इन क्लाउड फ्रंट. सो यूज़ अ रिकमेंडेड सेटिंग या कस्टमाइज. अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज सेटिंग्स करते हैं तो यहाँ पर ये आपकी चीज़ें आ रही है कि कनेक्शन अटैम्प्ट ये है, टाइम आउट्स ये है, इतनी देर के बाद इतने सेकंड्स के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे आ रहा है कस्टम कैशे सेटिंग्स. सो आप जो चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं वो HTTP और HTTPS के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं. तो यहाँ पे ये आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लाइक HTTP HTTPS प्रोटोकॉल्स के थ्रू या खाली HTTPS के थ्रू आप चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं. नाउ कस्टम ऑप्टिमाइजेशन कैशे रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ. तो यूज़ अ रिकमेंडेड कैशे सेटिंग्स पर ही मैं इसको लेके जा रहा हूँ. नाउ एक मिनट, टाइम आउट वैल्यू भी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ. क्या रह गया इसमें, S3 यूज़ रिकमेंडेड. तो कस्टमाइजेशन अगर आपको चेंज करनी है तो चीज़ें आप कर सकते हैं. क्या बोल रहे हैं, वे आर स्ट्रीमिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लाउड फाउंडेशन कंटिन्यू दैट लेट्स नो व्हाट थिंग और गो टू द प्रीवियस क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन पेज. पब्लिक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आता है कि यूज़ ऑल एज लोकेशंस इंटायर वर्ल्ड या ओनली फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से रिलेटेड या US नॉर्थ अमेरिका यूरोप इन से रिलेटेड कंट्रीज में आप लेना चाहते हैं. मैं फ़िलहाल यहाँ पे कर रहा हूँ यूज़ ऑल एज लोकेशंस, यानी इंटायर वर्ल्ड. जितनी भी चीज़ें मैं मैनुअली चीज़ों को ब्लॉक करूँगा, तो इसलिए फ़िलहाल तो मैं सारी की सारी चीज़ें हर जगह के लिए क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ वाया HTTP और HTTPS पोर्ट्स के थ्रू. एंड क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन, इनेबल सिक्योरिटी, डू नॉट इनेबल द सिक्योरिटी प्रोटेक्शन.
यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करते जाएंगे उसी के हिसाब से आपके उतने ही ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे लगने स्टार्ट हो गए। देखिए ये यहाँ पर आपका क्या बना है, ये अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। अब आपको अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेस करना है तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर आपके पास एक आ रहा है सिक्योरिटी, दूसरा आ रहा है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है कि आपका जो डेटा है फिलहाल कहाँ पर है, डेटा सेंटर 1 के अंदर है। आप फर्दर चेंज करना चाहते हो अपने ओरिजिन को, आपने डेटा सेंटर 2 में आप प्राइमरी बनाना चाहते हो और 1 को सेकेंडरी। सो आपको अपना ओरिजिन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बिहेवियर का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वो एक्सेस होगा वो किसके थ्रू होगा, इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स के थ्रू ही यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस। हो सकता है कि आपने मल्टीपल स्टोरेजेस बना रखे हो, उन सबको मर्ज करके आप एक बनाओ, तो उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एरर पेज। तो एरर पेज सच एस कोई हमारे पास कोई भी हमने एरर पेज अपना बनाया नहीं है, कोई कोडिंग हमने यहाँ पर कोई भी किसी टाइप की कोडिंग करी नहीं है। अब यहाँ पर आ रहा है आपका इनवैलिडेशन। तो इनवैलिडेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी क्रिएट नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज लोकेशन से डेटा किस तरीके से एक्सेस करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, इंडेक्स और एरर। यू कैन सी 2 पेजेस हैं, मैं इनको अपलोड कर देता हूँ अपने S3 स्टोरेज के अंदर, डेटा सेंटर 1, देन अपलोड, ऐड फाइल्स, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड इंडेक्स और एरर एंड अपलोड, close, then select this and go to the actions and make a public। अब मुझे अगर इन फाइल्स को एक्सेस यानी कि एक्सेस हो रही है तो फिलहाल तो मैं यहीं से कर रहा हूँ, क्लिक करा एंड देन कॉपी, ये एंड पॉइंट हमने कॉपी करा एंड पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर ये एक्सेस हो गया, बट यहाँ पे देखिए आपको एक्यूरेट लोकेशन पता लग रही है कि आपका डेटा कहाँ पर रखा हुआ है। सो क्लाउड फ्रंट के थ्रू एक तो ये लोकेशन मेरी हिडन हो जाएगी, क्लाउड फ्रंट के थ्रू मेरी ये लोकेशन क्या हो जाएगी, हिडन। अभी आपको पता है कि error.html की प्राइमरी लोकेशन क्या है, लेकिन जब मैं क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा इनेबल, तो वहाँ पर क्या होगा, मेरी ये लोकेशन को हिडन ही कर देंगे। सो लाइक कि मेरा जो डेटा फाइल है वो क्या है, error.html है। मैंने क्या करा, इस फाइल को कॉपी करा एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू क्लाउड फ्रंट। अब मुझे अगर अपना क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम क्लिक ऑन जनरल। अच्छा, बात तो तुम्हारी हो रही वैगनर, किसी की वैगनर है क्या? नहीं सर, तुम्हारी नहीं है ना इसका नाम? नहीं है सर। तुम्हारी नाउ कॉपी एंड क्लिक ऑन न्यू इनकॉग्निटो विंडो एंड देन पेस्ट। मैंने यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे मैं जिस भी पेज का नाम डालूंगा आप स्लैश करके, तो यहाँ कोई लोकेशन पता लग रही है आपको, लाइक error.html, यही था मेरा पेज। पेज ओपन हो गया, अभी आ रहा हूँ। और index.html ये क्लाउड फ्रंट ने दिया है हमें, INDEX index.html, दोनों फाइल्स ओपन है। यानी कि अब मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लाउड फ्रंट का URL डालूंगा और स्लैश करके उस फाइल का नाम डालूंगा जिस फाइल को मुझे एक्सेस करना है, और वो फाइल उसी ऑथराइज यूज़र को पता होगी जो उसको एक्सेस करना चाहेगा। नाउ कि ये जो कहाँ से आया, जब भी आप क्लाउड फ्रंट बनाएंगे तो यहाँ पे ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम, तो ये मैंने कॉपी करा है। नाउ कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इंडिया में अभी हमारा क्या हो रहा है, एक्सेस हो रही है। मैं अब इंडिया में ब्लॉक करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो कंटेंट है इंडिया के अंदर एक्सेस नहीं होना चाहिए। यानी कि फिलहाल तो मैं अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ तो एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू कि मुझे अब अपना बिहेवियर चेंज करना है। सो 1 मिनट, गेट टैग, click on CloudFront, click the CloudFront, click security,
मैनेज प्रोटेक्शन क्लाउड फंड, ये रहा। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी के अंदर ऑप्शन आ रहा है क्लाउड फंड जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस। नाउ क्लिक ऑन एडिट। फिलहाल क्या है, नो रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ ब्लॉक लिस्ट। अब ब्लॉक लिस्ट में यू कैन गिव द कंट्रीज नेम। आप जो जो कंट्रीज नेम डाल देंगे, लाइक मैं यहाँ पे अभी हम लोग इंडिया में है, तो मैं यहाँ पे इंडिया प्रेस करता हूँ। I4 इंडिया, कहाँ गया भाई, मैंने फिलहाल यहाँ पे इंडिया को ऐड कर दिया, यानी कि एंड सेव चेंजेस। यानी जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडिया को करा, तो यानी कि अभी तो हम एक्सेस कर पा रहे थे, अब ये हमें एक्सेस नहीं होना चाहिए। सो ट्राई करते हैं दोबारा से। हम जस्ट गो टू द इन दिस लोकेशन और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एरर को। error.html। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, द रिक्वेस्ट कुड नॉट बी satisfied because the Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country। यानी कि आपकी कंट्री ब्लॉक है, आप इस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट। अब मुझे अगर इसी कंटेंट को एक्सेस करना है, कोई भी कंटेंट मेरा एक्सेस नहीं होगा अब, यानी कि इस एंड पॉइंट के थ्रू, इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के थ्रू मेरा कोई भी कंटेंट एक्सेस नहीं होगा। इवन मैं यहाँ पे index.html डालता हूँ, वट एवर आपने कोई भी फाइल डाली है, index.html, ये फाइल भी एक्सेस नहीं होगी। इवन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई पेंट की फाइल भी अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे पास एक project 2 नाम की फाइल है, मैं इस फाइल को भी अपलोड कर देता हूँ स्टोरेज के अंदर। नाउ buckets and upload, add files, IAS PAS, यही कर देते हैं। then click on the page and objects, make a public, then close। बकेट्स पे गया, क्लिक करा यहाँ पे। नाउ गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर मेरी जो फाइल का नाम है वो IASPAS.jpg, यही फाइल का नेम मुझे रखना पड़ेगा। कंट्रोल C करा एंड आई एम जस्ट कम टू हियर, कंट्रोल V, देन इंटर। ये भी मेरा एक्सेस नहीं होगा बिकॉज क्योंकि इंडिया क्या करा हुआ है, ब्लॉक। अब मैं अगर वहाँ से पर्टिकुलर लोकेशन से जाके इंडिया को रिमूव कर देता हूँ। Now I'm just come to the CloudFront, edit and close it, no restrictions, save changes। सब जैसे मैंने इसको चेंज करा, नाउ कि अगर मैं अब दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, error.html, वेट, अभी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्लाउड फ्रंट का लॉजिक समझे, वाई द क्लाउड फ्रंट इज यूज। और ये गाइस इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, व्हाट इज क्लाउड फ्रंट, यूज ऑफ द क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट है क्या है, किस तरीके से इसका यूज करते हैं। ये एक्सेस हो गया। नाउ दूसरा था मेरा IASPAS वाला था, नाउ इंटर। तो ये देखिए सारी चीज़ें अब एक्सेस होगी, क्योंकि जैसे मैंने इंडिया को अनचेक करा तो मेरी वो रिसोर्सेज भी यहाँ पे एक्सेस हो गई। नाउ कि अब आपको अगर बिहेवियर चेंज करना हो, आप चाहते नहीं डेटा सेंटर B से जाएं, तो डेटा सेंटर BC में जाने में पहले आप ओरिजिन में जाएंगे, क्रिएट ओरिजिन, गिव द ओरिजिन। सो लाइक डेटा सेंटर B मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड क्रिएट। लेकिन आपका जो ओरिजिन यहाँ पे देखिए, अब आपके पास 2 ओरिजिन हैं, बट आपका डेटा जो एक्सेस हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, तो वो बिहेवियर बताएगा कि आपका जो डेटा है वो किससे एक्सेस होगा। आई एम जस्ट क्लिक ऑन बिहेवियर। तो बिहेवियर में देखिए यहाँ पे ICCP डेटा सेंटर 1 ही लिखा हुआ है। आप क्या करिए, इसको जाइए बिहेवियर को जाके एडिट करिए और यहाँ पे जाके क्या करिए, अपना ओरिजिन चेंज कर दीजिए। तो जैसे आप ओरिजिन चेंज कर देंगे तो अब आपका डेटा सेंटर 2 से चीज़ें एक्सेस होंगी। या आप चाहते हैं ग्रुप कि ग्रुप ऑफ डेटा सेंटर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल बिहेवियर इसका बनाना पड़ेगा। तो वर्चुअल बिहेवियर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन यू कैन कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले आपने क्या करा,
आपने 2 ऑरिजन्स यहाँ पर ऐड करा दिए। यू कैन सी कि एट दिस टाइम 2 ऑरिजन है। अब इन दोनों ऑरिजन्स को मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा। सो लाइक अ क्रिएट अ ऑरिजन ग्रुप एंड यहाँ पे मैंने ऐड करा 1 और 2। सो प्राइमरी मेरा क्या है, डेटा सेंटर 2 मैंने बनाया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि प्राइमरी मेरा डेटा सेंटर 1 है और सेकेंडरी मेरा क्या है, डेटा सेंटर 2 है। और दिस इज माई CDN। ये मैंने इसका नाम डाल दिया और मैंने बोला कि अगर कोई एरर आए तो 404 नॉट फाउंड, ये एरर मेरे को शो हो एंड क्रिएट ऑरिजन। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर आने के बाद अब क्या है कि अगर 1 फेल्ड होगा तो वो दूसरे से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्सेप्ट बन गया। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी से है, अगर प्राइमरी अनअवेलेबल होता है तो सेकेंडरी से वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन बिहेवियर मेरा अभी भी क्या दिखा रहा है, डेटा सेंटर 1 ही दिखा रहा है। तो अगर जब तक यहाँ पर बिहेवियर चेंज नहीं होगा जब तक वो मेरा काम नहीं करेगा। सो अगेन आई एम जस्ट क्लिक, देन क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, माई CDN, मैं इस ग्रुप का नाम यहाँ पर ऐड कर दूंगा और इस ग्रुप के अंदर दोनों मेरे क्या है, स्टोरेजेस हैं। तो प्राइमरी डाउन होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, मेरे रिक्वेस्ट को सेकंड पे रीडायरेक्ट कर देंगे एंड नाउ सेव चेंजेस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाए थे, 2 डेटा सेंटर्स बनाए थे कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बिहेवियर कर दिया माई CDN, यानी कि क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, ओरिजिन में अपना माई CDN बनाया, इसके अंदर मैंने दोनों के दोनों उन चीज़ों को, टास्क को ऐड ऑन कर दिया है। लाइक कि अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो अभी भी मेरा डेटा तो एक्सेस होगा, लेकिन अब आपको ये नहीं पता लगेगा कि डेटा मेरा फर्स्ट से हो रहा है या सेकंड से हो रहा है। सो हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी कैन अगेन अपलोड अ डेटा। इस बार हम क्या करते हैं, डेटा सेंटर 2 के अंदर अपनी फाइल अपलोड करते हैं। तो दिस इज अ बकेट 1, बकेट 2 के अंदर हम एक फाइल अपलोड करते हैं एंड ऐड फाइल्स, और यहाँ पे हम फाइल ले लेते हैं लाइक प्रोजेक्ट 3, देन अपलोड, देन क्लिक एंड ऑब्जेक्ट एक्शंस, मेक अ पब्लिक, देन क्लोज। तो यहाँ पे है project.3.png मेरी फाइल है अगेन, कि अब हम यहाँ पे चेक करते हैं अगेन कि आई एम जस्ट बैक टू हेयर, और मैं यहाँ पे इस बार एक्सेस डिनाइड, यानी कि अभी मेरा पब्लिक एक्सेस हुआ नहीं था, क्या हो तो गया था। तो ये वाला बिहेवियर देखिए मेरा एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे प्राइमरी में क्या करा हुआ है, डेटा सेंटर 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाके दोबारा से इसको एडिट कर देता हूँ, क्लाउड फ्रंट को, ग्रुप को, और इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ 1 2 ऊपर आ गया। तो प्राइमरी अब क्या बन गया मेरा, 2 हो गया, देन सेव चेंजेस। नाउ कम टू डिस्ट्रीब्यूशन, हो जाए अपडेट। तो कभी कभार गाइस ये टाइम ले जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका डिप्लॉयमेंट लिखा आ जाएगा, डिप्लॉइंग। तो कभी कभार ये पॉलिसी बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है, कभी कभार थोड़ा सा टाइम ले जाती है। ये देखिए एक्सेस हो गया, गॉट इट। तो प्रोजेक्ट 3.png ये भी हमारा क्या हो गया, एक्सेस हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने क्या करा, प्राइमरी दूसरे को बनाया। तो फेलियर के टाइम पे होता है, पैरेलल में भी होता है। नाउ अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे देखिए और भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सेस का हो गया, मॉनिटरिंग, ये मेरा ट्रेल था। तो यहाँ पर वो आपको बताएगा कि कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है इतनी सारी रिक्वेस्ट मेरी जनरेट हुई हैं। ये एक अपना लॉग है, एरर्स वगैरह दिखा रहा है, क्या रिक्वेस्ट आ रही हैं, कितने लॉग्स मेरे यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि एडवांस अलार्म ये सब तो हम लोगों ने खैर क्लाउड वॉच के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लाउड वॉच अभी नहीं बताया ना मैंने, तो ये क्लाउड वॉच के अंदर अलार्म, लॉग्स, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। तो ये मॉनिटरिंग का पार्ट है एक्चुअली में, क्लाउड वॉच इज इन पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग।
व्यूवर्स पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ कुछ शो हो रहा है तो यहाँ पे बता रहा है कि इतनी रिक्वेस्ट आपकी जनरेट हुई है यहाँ पर। सेवन डेज का ब्राउज क्रोम पे एक्सेस करा है, 12 रिक्वेस्ट आई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लोकेशंस, तो इंडिया में 26 बार एक्सेस करा है, 26 रिक्वेस्ट हुई हैं इंडिया से एक्सेस हुई हैं। अगर आप कोई सी अदर कंट्री में अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसके थ्रू करेंगे तो इसी कंट्री वाइज यहाँ पर भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स आने स्टार्ट होंगे। केबी कितने केबी है, कितने एमबी बैंडविड्थ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताएगा कि कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, कितनी बार कहाँ से रिक्वेस्ट आपकी आ रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा सर्चिंग कहाँ से हो रही है। तो ये पूरा का पूरा वो सारी की सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट करता है। सो बाकी आप थ्योरेटिकल जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका यूज़ आपको पता लगता हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ ये था हमारा क्लाउड फ्रंट। दूसरा हमारे पास आता है नेक्स्ट क्लाउड फॉर्मेशन। सो क्लाउड फॉर्मेशन नथिंग, आपका डिप्लॉयमेंट ही है बट स्क्रिप्टिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू आपको कोई भी चीज़ें बनानी है। आपने जेसन स्क्रिप्ट लिखी हुई है, यानी कि आपको कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो आपने क्या करा, जेसन स्क्रिप्ट या यमल स्क्रिप्ट कोड लिखा है, कोड के थ्रू आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर क्या है, कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो या तो आप अपना खुद का कोड लिख लो, या कोड नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बने हुए टेम्पलेट्स हैं, आप उसके थ्रू भी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि क्लाउड फॉर्मेशन है क्या है, तो सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बताता हूँ इन गूगल, व्हाट इज़ क्लाउड फॉर्मेशन। एंड यूज़। सो सिंपल सा है कि a cloud formation is a service that allow you to model and provisions AWS resource as a code, यानी कि कोडिंग से इट यूज जेसन और यमल टेम्पलेट्स टू डिफाइन योर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आप कोडिंग के थ्रू चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। विच क्लाउड फॉर्मेशन देर क्रिएट मैनेज एंड अपडेट एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ स्टैक। स्टैक का मतलब है आपको कोई भी चीज़ डिप्लॉय करनी है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, लाइक मैंने बोल दिया यू कैन क्रिएट अ लैम्प। लैम्प का मतलब है लिनक्स, MySQL, अपाची, PHP की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द लैम्प सर्वर। अब लैम्प सर्वर बनाना है, अब लैम्प सर्वर बनाने के लिए आपको लिनक्स चाहिए, तो आप लिनक्स की एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। तो लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाने का कोड क्या होगा, वो लिखना पड़ेगा। कौन सी AMI यूज़ होगी, उसके साथ साथ आपको VPC भी बनाना पड़ेगा, तो VPC का भी कोड लिखोगे। फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स भी बनाओगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स का भी कोड लिखोगे। देन लिनक्स की मशीन को लॉगिन करोगे, उसके ऊपर अपाची इंस्टॉल करोगे, फिर वेबसाइट डिप्लॉय करोगे, तो वो सारा कोड भी लिखना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा कोड आपका आएगा या तो जेसन के अंदर आएगा या वो आपका यमल लैंग्वेज के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी उन्होंने बना के दिए हुए हैं AWS ने, कि अगर आपके नहीं है तो हम लोगों ने भी यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, आप उनका यूज़ करके अपना टेम्पलेट्स खुद से क्रिएट कर सकते हो। अपनी फाइल्स को गिट पे आपने रखा हुआ है तो गिट से आप अपलोड कर सकते हैं। सो क्लाउड फॉर्मेशन के अगर अंदर हम आते हैं, नाउ फर्स्ट टाइम डिलीट द S3 स्टोरेज। सो S3 बकेट मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अरे यार लिस्ट कहाँ है, एक तो इन्होंने ना इतना सारा कंसोल चेंज कर दिया है। नाउ सिलेक्ट एंड एम्प्टी, फर्स्ट मैं एम्प्टी कर देता हूँ बकेट्स को, क्योंकि हमारी बकेट्स एम्प्टी नहीं है। तो पहले एग्जिस्टिंग को डिलीट कर देते हैं, फिर हम बकेट्स क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू बनाएंगे।
तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कोई बकेट मेरे पास नहीं है. नाउ आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड फॉर्मेशन. सो क्रिएट अ स्टैक. तो यहाँ पे आ रहा है लाइक यू कैन आल्सो क्रिएट अ टेम्पलेट. सो बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्रेसर. तो या आपके पास AWS के S3 के अंदर आपने कोई अपना कोड रखा हुआ है, या आपने किसी गिट पे रखा हुआ है. सो मैं यहाँ पे कहता हूँ यू अपलोड अ टेम्पलेट्स, या आपने कोई टेम्पलेट फाइल बनाई हुई है, आप यहाँ पे अपनी फाइल्स को, अपनी स्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हैं कि आपने VS कोड के अंदर अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करा है. मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि आई एम यूजिंग द चूज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स. तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं. एंड गिव द नेम लाइक मैंने इसका टेम्पलेट्स का HTTPS URL 1 minute guys, built for the infrastructure, create an infrastructure. यहाँ पर इसने मेरे को ये ओपन करके दे दिया कैनवास. नाउ टेम्पलेट्स. तो यहाँ पे ये आपका जेसन टेम्पलेट्स यूज़ करना है, YAML. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जेसन पे आ गया, और ये यहाँ पे आपका YAML लैंग्वेज है. अब टेम्पलेट्स में लाइक का कि मुझे S3 स्टोरेज बनाना है. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, बकेट है, इस बकेट्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ कर दिया. तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉ करा, लाइक अभी आया नहीं है S3 बकेट, ये जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करा. तो ड्रैग एंड ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में आता हूँ, तो देखिए ये इसने इसकी स्क्रिप्ट दे दी है YAML. अपने आप ही इसने प्रॉपर YAML स्क्रिप्ट दे दी है. जेसन स्क्रिप्ट देखनी है तो ये उसने जेसन स्क्रिप्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें मुझे एग्जीक्यूट करके दे दी है. इज इट क्लियर द पॉइंट? सो लाइक AWS S3 टाइप बकेट. तो यहाँ पे बकेट्स हम बना रहे हैं. नेम, तो वो यहाँ पे जो नेम रख रहा है वो ये नेम रख के देगा इतना बड़ा. आगे हम चलते हैं लाइक का क्रिएट अ टेम्पलेट्स. कंटिन्यू. देन ऑटोमेटिकली उसने URL बना दिया. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट. अब स्टैक का नेम लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YOGESH योगेश S3. तो यही नाम वहाँ पर आएगा, जो स्टैक का नाम दे रहा हूँ ये नाम भी उसके अंदर एड ऑन हो जाएगा. देन नेक्स्ट IAM रोल्स, मैं कोई अभी एड ऑन नहीं कर रहा हूँ. एंड नेक्स्ट सबमिट. तो यहाँ पर क्या ये मेरा एक स्टैक बनना स्टार्ट हो गया है. जैसे ही यहाँ पे सक्सेसफुल होगा मेरी वहाँ पे बकेट क्रिएट हो जाएगी. अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा तो वहाँ से मेरी बकेट भी डिलीट हो जाएगी. लाइक आई एम क्रिएट वन मोर स्टैक. सो आई एम जस्ट क्लिक अ न्यू रिसोर्स एंड अगेन बिल्ड अ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट मैं एक और टेम्पलेट्स बनाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लिस्ट के अंदर. एक मिनट. लैंप का नहीं आ रहा है यहाँ पे. DynamoDB S3 SQS EC2 VPC gateway instances. तो यहाँ पे एक इंस्टेंस का मैंने लिया है. अब आप यहाँ पे इसका टेम्पलेट देखेंगे तो यहाँ पे इसने छोटी सी स्क्रिप्ट दी है, क्योंकि ये तो खाली उसने इंस्टेंस का दे दिया, लेकिन अब इंस्टेंस के साथ VPC ऐड करना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, इमेज ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल चीज़ें लेनी पड़ेगी. लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप. तो लाइक अब सिक्योरिटी ग्रुप लेना है तो सिक्योरिटी ग्रुप आप सेलेक्ट करिए. अब क्या है इनकी कनेक्ट. तो यहाँ पे अब देखिए 2 स्क्रिप्ट आ गई. तो इस तरीके से करके आप अपनी जेसन में लेना है तो जेसन की स्क्रिप्ट बनाएंगे, YAML लेना है तो YAML की स्क्रिप्टिंग आप बनाएंगे. लाइक मैंने अभी यहाँ पे प्रेजेंट में क्या करा था, एक टेम्पलेट क्रिएट करा था स्टोरेज का, इफ़ यू रिमेंबर. ये क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया. नाउ चेक. तो यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करता हूँ एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए ये एक योगेश के नाम से बन के आ गया. इज इट क्लियर द पॉइंट? अब अगर मुझे ये टेम्पलेट डिलीट करना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड फॉर्मेशन और मैं अगर यहाँ से इस फॉर्मेशन को डिलीट करूँगा,
तो ये पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट होगा तो वहाँ से भी पूरा, यानी कि पूरा इंटायर प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे एक कोड प्लान करना पड़ेगा। अगर आप डेवॉप्स में जाएंगे तो डेवॉप्स के अंदर भी हमारी यमल लैंग्वेज आएगी, वहाँ पे हम यमल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, एज वेल एज़ कि वहाँ पे जब हम टेराफॉर्म पढ़ेंगे तो टेराफॉर्म भी पूरी स्क्रिप्टिंग ही है, वहाँ पे भी पूरी की पूरी जेसन स्क्रिप्ट या फिर यमल स्क्रिप्ट का यूज़ करके आप अपनी स्क्रिप्ट बनाएंगे। और उसको लैम्डा में के अंदर भी जाएंगे तो लैम्डा के अंदर भी आपको पाइथन बेस्ड कोडिंग करनी है, .NET बेस्ड एप्लीकेशंस रन करनी है, किस टाइप्स के छोटे छोटे कोड्स आपको टेस्टिंग करने हैं, तो वहाँ पर भी आपका सारा का सारा कोड ही आएगा। सो कल हम यहाँ पे अपना लैम्डा पढ़ेंगे और अपना क्लाउड वॉच पढ़ेंगे। सो क्लाउड वॉच मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है, ये रहा। तो ये 2 फंक्शंस और तीनों ही हम कल फिनिश करेंगे अपना। कोड नहीं बना होता लैम्डा में, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया, नाउ यू कैन सी कि यहाँ से आपकी बकेट भी डिलीट हो जाएगी। क्या चीज़? ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देता है वो। ये जो है ना, आप जब भी एक्चुअली क्या है, जब आप लैम्डा का यूज़ करेंगे ना, तो लैम्डा में भी वो स्क्रिप्ट आपकी क्लाउड फॉर्मेशन पे जाके हिट करेगी। तो जब आप लैम्डा पे कोड चलाएंगे तो आप देखना क्लाउड फ्रंट में अपने आप ही स्टैक बन जाएगा। इंटरकनेक्टेड है, दोनों सर्विस ही एक ही हैं, बट यहाँ पे ये क्या है, दे रखा है कि अब हमें कोई आई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IaaC है हमारे पास एक क्लाउड है, जैसे IaaS है, PaaS ऐसे इसी तरीके से IaaC है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, यानी कि हमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बट कोडिंग के थ्रू बनाना है। तो मैंने क्या करा, उसको क्लाउड फॉर्मेशन का एक्सेस दे दिया, ना मैंने उसको EC2 दिया ना S3 दिया, क्लाउड फॉर्मेशन फुल एक्सेस का मैंने दे दिया। नाउ अब मैं आपसे कह रहा हूँ क्रिएट VPC और ये करना है, तो मेरे पास डायग्राम होगा, अब मैं उसी के हिसाब से पूरा कोड लिखूंगा और यहाँ पे अप्लाई करूँगा, सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा अपने आप बन जाएगा। अब किसके अंदर क्या चीज़ें अपडेट करनी है, तो वह कोडिंग की स्क्रिप्ट में चेंज करता हुआ जाऊँगा और करता जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अगर कोडिंग करनी है, आपने लाइक इससे पहले मैंने क्या कराया था कि हाँ, CLI बताया था IAM रोल के अंदर कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आप CLI की स्क्रिप्ट निकालो और CLI के थ्रू भी चीज़ें बनाना स्टार्ट करो। बट अब CLI क्या, आप लोगों ने तो 6 दिन की छुट्टियां निकाल दी, GUI से भी नहीं करी प्रैक्टिस, CLI तो बहुत दूर की बात है। तो कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्लाउड लैम्डा भी क्या है, ये भी आपका कोडिंग का ही पार्ट है, ये आपका कंप्यूट सर्विस है ये भी, बट ये कंप्यूट लेस है, इसमें हमें किसी सर्वर की नहीं, आपको .NET, जावा, Node.js, पाइथन, रूबी, किसी भी रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कोड अगर यहाँ पे रन करना है, कोई भी फंक्शन अपना टेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे वो फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कंप्यूट और कंप्यूट लेस में क्या फ़र्क है कि कंप्यूट में पहले आपको एक EC2 मशीन चाहिए, यानी कि आपको एक सर्वर बनाना ही पड़ेगा, यस या नो। लेकिन यहाँ पे सच एज कोई सर्वर बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे करिए। तो यहाँ पर क्या है, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर AWS ही सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ना आपको कोई VPC बनाना, कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाना, सिर्फ आप आइए, अपनी कोड डालिए और अपनी एप्लीकेशन को रन करिए। तो आप जैसा कोड यहाँ पे बनाएंगे, क्या सर्वर चाहिए, कितना चाहिए, ये मेरा कोड है, तो आपने यहाँ पे आके क्या करा, आपने एक जावा बेस्ड या कोई मैं कहता हूँ पाइथन बेस्ड लिखा कि मुझे एक EC2 इंस्टेंस चाहिए, उसका कोड डाल दिया, VPC का डाल दिया, ये एप्लीकेशन उसके ऊपर मुझे रन करनी है। आपने यहाँ के वो फंक्शन को कॉल करा, बैकएंड में वो अपने आप बना के आपके एप्लीकेशन को रन करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे सच एज कोई आपको EC2, EFS, RDS, S3 इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ अपना कोड लिखना है और कोड के थ्रू आपको अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये इन 3-4 चीज़ों में आपको कोडिंग की नीड पड़ेगी। तो क्लाउड फॉर्मेशंस हो गया, लैम्डा हो गया, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कोड के थ्रू करनी पड़ेगी। क्लाउड वॉच के अंदर भी हम आएंगे तो वहाँ पे हम अपने अलर्ट्स वगैरह, टाइमिंग कि मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली इस टाइम पे ऑन हो जाएं, इस टाइम पे ऑफ हो जाएं, ठीक है, मेरा 4 घंटे का यूज़ है तो 4 आवर तक ही मेरे सर्वर्स चलें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। क्लाउड फ्रंट के थ्रू हम अपना डेटा कंटेंट कहाँ पर अपना चीज़ें एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, किस कंट्री के अंदर चीज़ें एक्सेस हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब चीज़ें चल कहाँ रही हैं, हो सकता है वो S3 स्टोरेज पे चल रही हैं, EFS पे भी आप चला सकते हो, बट बेसिकली वहाँ पे सर्विसेज आ रही है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो लोड बैलेंसर के थ्रू है। सो लोड बैलेंसर के थ्रू लाइक अगर आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है तो वो लोड बैलेंसर के थ्रू आप रीडायरेक्ट करा सकते हो, तो लोड बैलेंसर को आप क्लाउड फ्रंट के साथ मैपिंग करेंगे।
तो इस तरीके से चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहली वाली चीज़ें क्लियर नहीं है तो आगे वाली चीज़ें भी आपकी क्लियर नहीं होंगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सर्वर्स का क्या है कि यू कैन पे ओनली द कंप्यूट टाइम दैट यू कैन कंज्यूम, जितनी देर आप यूज़ कर रहे हैं उतनी देर का ही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो AWS लैम्डा लेट यू रन अ कोड विदाउट थिंक अबाउट द सर्वर्स, आपको यहाँ पे कोई सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं कहता हूँ जावा का कोड लिखना है, तो जावा के कोड के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सिस्टम लोगे, उस पर जावा इंस्टॉल करोगे, फिर कोड लिखोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाईयर हुई तो हाईयर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सर्च एस कुछ नहीं है, आप जाइए यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करिए और अपना कोड रन कर दीजिए। अब वो कोड आपका कहाँ पर है, गिट के अंदर है, गिटहब के अंदर है, डायनामोडीबी के अंदर है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आपकी एग्जीक्यूट होगी। सो हार्डली 15 से 20 मिनट का है, बाकी आपको अगर कोडिंग आती है तो आप अपने हिसाब से अपनी कोड टेस्ट करिए। यहाँ पर मैं एक पाइथन का कोड है, पाइथन के थ्रू ही यानी कि कोड के थ्रू हम अपनी वर्चुअल मशीन्स को स्टार्ट करना, वर्चुअल मशीन्स को स्टॉप करना कोड के थ्रू, तो वो सारी टेस्टिंग छोटे छोटे कोड्स हम करेंगे। यानी कि अपने कोड को टेस्टिंग करने के लिए ये बनाया गया कि हम अपने फंक्शंस को, अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, इतना काफ़ी आई थिंक सो।